Hello everyone, welcome back. This is Om Prakash from Medical Mantra. I'm sure by now you must have come to know that NEET UG 2021 की ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी गई है, अपलोड कर दी गई है। वहाँ से आप जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड करें। 59 पेज की बुलेटिन है, उसको आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही जब भी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू होगी उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करना चालू करें। हालांकि जो पहले नोटिस आई थी उसके हिसाब से 17 जनवरी को ही सीट मैट्रिक्स आने वाली थी और उसके बाद 19 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होने वाली थी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट नहीं है। मोस्ट लाइकली बाय टुडे इवनिंग वी आर होपिंग कि MCC इस बारे में कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन फर्दर शेयर करे, अपडेट करे। सो बहरहाल तब तक हम इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो 59 पेज की बुलेटिन है जिसमें कि डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कही गई है, जो अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी है, अलग अलग राउंड्स जो होंगे, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि MCC में कई सारे MCC जो है सारे ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें होती हैं 15% की, उसकी एम्स, जिपमर, AFMC, ESIC, डीम्ड यूनिवर्सिटी सबकी काउंसलिंग करवाती है। तो इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ें जिन कैंडिडेट्स को जहाँ भी इंटरेस्ट है। NRI कैटेगरी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। सीट कन्वर्सन का जो एल्गोरिदम होता है कि जो सीटें मान लो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में खाली हो जाती हैं तो वो कैसे कन्वर्ट होती हैं, ऑल दैट स्टफ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। कई सारे एनेक्सर्स हैं इसमें, उसको भी आप ध्यान से पढ़ें, अदरवाइज़ आप मिस्टेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग फॉर्मेट्स और जो परफॉर्मा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल OBC की कैसी जो OBC सर्टिफिकेट का क्या परफॉर्मा है, क्या फॉर्मेट है, उसके बाद में EWS, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह होती हैं, उनके फॉर्मेट्स एंड परफॉर्मा डिटेल में दी हुई है, उसको आप ध्यान से देखें सो दैट कि जब आप अपलोड करेंगे तो कोई गलत फॉर्मेट में या परफॉर्मा में आप उसको अपलोड आपसे सर्टिफिकेट ना हो जाए, अदरवाइज़ आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। इस 2021 की जो काउंसलिंग जो ऑलरेडी काफ़ी डिलेड है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि इस 2021 ऑल इंडिया काउंसलिंग में कई सारे चेंजेस हैं, प्रोसेस में चेंजेस हैं और भी जो चेंजेस हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हाईलाइट करने जा रहा हूं, जिसको कि आप ध्यान से देखें। और हाँ, मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स मेडिकल मंत्रालय के चैनल पर नए हैं, गाइज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट कि आगे कोई भी वीडियो हम लेकर आएँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो मैं MBBS एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ मैं, तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि उनको भी फ़ायदा मिल सके इससे। तो आइए फटाफट हम बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हुई हैं इस साल के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के प्रोसेस में। तो पहले तो मैं आपको बात करूं, जैसे सबको पता है कि पहले क्या होती थी कि सिर्फ 2 राउंड की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में करवाई जाती थी, राउंड 1, राउंड 2। उसके बाद जो सीटें बच जाती थी वो सीटें रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जो हैं वो रिवर्ट कर दी जाती थी, उनको वापस कर दी जाती थी। तो इस बार इस बार जो सबसे मेजर चेंज हुआ है वो ये कि ऑल इंडिया कोटा में, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स हों या फिर जो एम्स, जिपमर, ESIC और बाकी की जो सीटें होती हैं उन सब की जो है काउंसलिंग होगी वो 4 राउंड्स में करवाई जाएगी। राउंड 1, राउंड 2 जो पहले होते थे वैसे होंगे। राउंड 2 के बाद जो सीटें बच जाती हैं उन सीटों पे भी मॉपअप राउंड ऑनलाइन मोड में करवाई जाएगी। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी इस साल करवाई जाएगी, वो भी ऑनलाइन मोड में होगी। तो ये एक मेजर चेंज है 2020 काउंसलिंग और 2021 की काउंसलिंग में मेजर चेंजेस है। 4 राउंड्स होंगी, चारों राउंड ऑनलाइन मोड में करवाई जाएंगी। इसमें हालांकि थोड़े चेंजेस हैं, इसमें थोड़े हैं जो मैं आपको बताऊँगा। मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड भी होगी। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर अराउंड 1750 to 1800 सीट्स जो हैं जो बच गई थी, जो कि ऑल इंडिया कोटा की जो स्टेट्स को दी गई थी, वो कोई भी सीट इस बार स्टेट कोटा में नहीं जाएगी। सारी सीटें जो है ना ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही भरी जाएंगी मॉपअप स्टे वैकेंसी में, जिससे कि एक मेजर इम्पैक्ट इस पर ये हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ हैं वो कम जाएंगी, सिग्निफिकेंटली कम होंगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी कि और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे।
तो ये बात है। सारी राउंड जो होंगी ऑनलाइन मोड में होंगे, जैसे कि आप ऑल इंडिया कोटा, एम्स, BHU, जिपमर, सारी जो काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में ही होंगी। लेकिन थोड़े चेंजेस हैं, जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो मॉप अप राउंड में जो सीटें बच जाएंगी, वो क्या है, रिस्पेक्टिव डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ को वो सीटें चली जाएंगी, उनको दे दी जाएंगी। और वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने अपने जो वैकेंट सीटें हैं उनको ऑफलाइन मोड में अपने स्तर पे वो उसकी काउंसलिंग करवाएंगी। ये एक जो है एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो बाकी के सारे जो जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, वो सब ऑनलाइन मोड में होंगी। तो ये आप ध्यान रखने की बात है। हालांकि जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन मोड में होंगी, उसके लिए भी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी वो काउंसलिंग अथॉरिटी ही देगी। फॉर एग्जांपल यदि मान लो कहीं 5 सीटें खाली हैं तो 5 सीट इंटू 10, तो 10 टाइम्स जो सीटें होंगी फ्रॉम दी जो वैकेंट सीट्स वो रिस्पेक्टिव काउंसलिंग अथॉरिटी उन कॉलेजेस को देंगी। उसके बेसिस पे वो ऑफलाइन मोड में डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ इसकी जो है काउंसलिंग करवाएंगी। ये एक बात है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। आइए हम रिजर्वेशन की बात कर लें। रिजर्वेशन में जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर तक क्या आता है कि बेसिकली जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी वो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि पहले SC ST को सिर्फ रिजर्वेशन मिलती थी 15% एंड 7.5% रिस्पेक्टिवली, बट इस साल से OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन दी जा रही है। पहले सिर्फ गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ में लाइक आपका BHU वगैरह में, BHU में, AMU वगैरह में जो है ना सिर्फ OBC EWS को रिजर्वेशन मिलती थी। इस बार सारे जो सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा के थे, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की 15%, एम्स, जिपमर, सब में OBC और EWS रिजर्वेशन होगी। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 27% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है और EWS को 10% की रिजर्वेशन दी गई है जो इस साल से इम्प्लीमेंट हुई है। तो ये भी एक जो कट ऑफ पे काफ़ी इंपैक्ट डालेंगे और ख़ास करके OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और EWS के लिए भी उनकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। ये ध्यान रखने की बात है और ये सारी सीटों पे इस साल से दी जा रही हैं। ये एक मेजर चेंज है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लें। इसके अलावा कुछ बातें और भी होती, जैसे कि आपको पता है कि जो माइनॉरिटी की सीटें होती थी, फॉर एग्जांपल जो जैन माइनॉरिटी की कॉलेजेस हैं कुछ और मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस हैं, ये जो कॉलेज की जो सीटें, सपोज करो जैन माइनॉरिटी की जो सीटें कुछ खाली रह जाती हैं या मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट खाली रह जाती है, उनको क्या है मॉप अप राउंड में लास्ट ईयर तक क्या होता था कि वो जो है ना हालांकि सीटें खाली ज़्यादा रहती नहीं है जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी की, बट इस साल से क्या चेंजेस हुए हैं कि यदि कोई सीट खाली रह जाती है तो उसको मॉप अप राउंड में ही अनरिजर्व कैटेगरी में उन सीटों को कन्वर्ट करके मॉप अप राउंड में ही उन सीटों को अलॉट कर दी जाएंगी। लास्ट ईयर क्या होता था कि मॉप अप राउंड में यदि कोई सीट खाली रह गई तो स्टेट वैकेंसी में जाती थी, अनरिजर्व कैटेगरी को में चली जाती थी और स्टेट वैकेंसी में ऑफलाइन मोड में वो सीट दी जाती थी। बट इस बार मॉप अप राउंड में वो सीट अलॉट हो जाएंगी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, इन केस जैन माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट कोई खाली रह जाती है तो। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि 15% सीटें जो हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में वो NRI कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है, कैंडिडेट्स के लिए होती है। तो NRI कैटेगरी में क्या होता है कि काफ़ी सारी सीटें जो खाली रह जाती हैं मॉप अप राउंड के बाद में लास्ट ईयर तक, जो वो सारी सीटें जो हैं डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ को दे दी जाती थी। डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ उसमें फिर अपने हिसाब से ऑफलाइन मोड में स्ट्रे वैकेंसी में उनकी काउंसलिंग करवाती थी, जिसमें कि आपको पता है कि काफ़ी उसमें सीट मैनेजमेंट एंड ऑल दिस स्टफ वो सब होता था। वो सीटें उनको अपने कैंडिडेट्स को वो अलॉट की जाती थी। बट इस साल से क्या होगा कि यदि NRI कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती हैं तो मॉप अप राउंड में उन सारी सीटों को अनरिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट करके और जो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी उसमें रजिस्टर्ड होंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे मॉप अप राउंड में, उनको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी कम जो सीटें हैं स्टेट वैकेंसी राउंड में, जो NRI कैटेगरी वाली सीटें हैं कम जाएंगी और जो NRI कैटेगरी जो डिम्ड यूनिवर्सिटी में खास करके उनकी जो कट ऑफ है काफ़ी कम जाने के चांसेस हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये सब मेजर चेंजेस हैं जो इस बार हो रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। एक बात और मैं आपसे जिक्र करूँ, इस जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं BSc नर्सिंग के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, इस बार 8 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है, उनकी भी काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही, MCC के थ्रू ही करवाई जा रही है। ये पहली बार हो रहा है। 8 कॉलेजेस, 8 इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है।
उनकी काउंसलिंग BDS के तर्ज पे जो है 5 राउंड में इसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। और इन 8 कॉलेजेस में जो 6 कॉलेजेस हैं वो एक्सक्लूसिवली वुमेंस के लिए हैं, लड़कियों के लिए हैं, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं, और 2 जो है वो कोएड है, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिस्ट जो है दी हुई है आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, उसको आप ध्यान से देख लें। BSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेनिफिट है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से ही। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस इस बार जो अपने को देखने को मिल रही है वो है आपके NRI PIO OCI कैंडिडेट्स से रिलेटेड। जैसे लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं या फिर जो PIO NRI OCI कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे वो NRI सीट के अलावा जो जनरल अनरिजर्व सीट्स के लिए भी और गवर्नमेंट सीट के लिए भी एलिजिबल होते थे। इस बार से उनके लिए एक नियम है कि वो जो कैंडिडेट्स होंगे जो फॉरेन नेशनल होंगे, PIO NRI OCI कैंडिडेट्स, वो सिर्फ NRI कैटेगरी के सीटों में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उनके लिए इनकी एलिजिबिलिटी है, वो जनरल सीटों में नहीं जा सकते वो। हालांकि ये जो चेंजेस है वो नेक्स्ट ईयर 2022 सेशन से लागू होगी, लेकिन इसका जो मेंशन है इस बुलेटिन में भी है लागू, वो नेक्स्ट ईयर से होने वाली है। अभी उस पर कोर्ट मैटर जब भी कोर्ट में विचाराधीन है, बट ये नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगी, तो ये आप ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक बात और भी है कि जो कैंडिडेट्स जो चेंजेस हैं, जो सेकेंड राउंड में जो सीटें जिनको कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में, और यदि वो सेकेंड राउंड में एडमिशन लेके कॉलेज वो छोड़ते हैं तो फिर वो कैंडिडेट्स फर्दर राउंड्स में, चाहे वो स्टेट की कोटा हो या फिर सेंट्रल के जो फर्दर राउंड्स है उसमें वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो कैंडिडेट्स जो सेकेंड राउंड में उनको सीट यदि अलॉट हुई है, या फिर जो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है और सेकेंड राउंड में वही सीट अपग्रेड होने के बाद मिली है और जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया है, उसके बाद में उनको दे विल नॉट बी अलाउड टू वैकेट दो सीट, वो सीट नहीं छोड़ सकते हैं। यदि वो छोड़ते हैं तो नेक्स्ट राउंड में वो एलिजिबल नहीं होंगे, उनका साल ख़राब हो सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को विशेष ध्यान रखने की बात है। और इनको कोई इस बारे में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपको डाउट है, तो उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, एम्स की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड भी जो है इसमें एक एनेक्सर है, एनेक्सर 6, उसको यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो एम्स की एलिजिबिलिटी है, जो नॉर्मल NTA नीट की जो एलिजिबिलिटी है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि नीट में जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें होती हैं उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 15% सीट, यदि 15% सीट में यदि आप बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों सब्जेक्ट यदि आपके पास में, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल होते हैं। बट एम्स में ऐसा है कि एम्स में बायोटेक्नोलॉजी नहीं, आपको मैंडेटरी है कि आपकी क्लास 12th में 11th-12th में आपकी जो है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 11th-12th में आपकी बायोलॉजी होना मैंडेटरी है। ये एक चेंज है जो कि अनेक्सर में क्लियरली मेंशन्ड है, ये आप ध्यान से देखें। दूसरी बात ये है कि जो एम्स में यदि जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा इंग्लिश में भी उनका एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और इन सारे सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिनिमम जो जनरल कैटेगरी OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 60% मार्क्स लाने की ज़रूरत है। वही जो नॉर्मल NTA नीट वाली जो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है, उसमें जो है इसकी जो क्राइटेरिया है वो 50% की है। जो आपकी एसेंशियल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% है, बट एम्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश 60% है। तो ये एक कंपैरिजन जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जनरल OBC EWS के लिए 50% जनरल नीट में है, लेकिन एम्स के लिए 60% चाहिए होता है। उस तरह से जो एम्स के लिए जो आपकी जो जो आप यदि इस पे देखेंगे, जो पेज नंबर 47 पे यदि आप देखेंगे, इसका डिटेल मेंशन है, उसको आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या है कि जो अनरिजर्व्ड OBC EWS उनको 60% चाहिए, हालांकि जो नीट में उसको 50% चाहिए होता है। SC ST के लिए एम्स के में 50% चाहिए होता है, नीट में वो 40% की उसकी रिक्वायरमेंट है। PW कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 45% की ज़रूरत होती है एम्स में। वही आपकी जो नॉर्मल नीट में जो 40% होती है, नॉर्मल नीट में जो NTA में फॉरेन नेशनल के लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं है, जबकि फॉरेन नेशनल कोई कैंडिडेट यदि एम्स के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो उसको 60% उसकी मार्क्स होनी चाहिए। ये
ये जो पेज नंबर 46 और 47 में दिया उसको आप ध्यान से देख लें जो एम्स के कैंडिडेट्स हैं। और एक साथ एक और भी एक चेंजेस हैं उसको आप ध्यान से देखें। तो यदि कोई कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा में या फिर बाकी जगह पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसकी जो OBC और EWS की जो सर्टिफिकेट है, जिसमें कि EWS में उसकी इनकम प्रूफ भी लगता है, वो जो है सर्टिफिकेट जो 31 मार्च 2021 फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपके 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होती है, वो सर्टिफिकेट उस दौरान बनी होगी तो उसको वो एलिजिबल होगा। लेकिन एम्स में जो OBC और EWS की जो सर्टिफिकेट है वो फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट जो कि 4 तारीख को होने के चांसेस है, वो उससे 1 साल पहले या उसके बीच में बनी होनी चाहिए। मतलब जो है जो आपकी OBC और EWS की जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो आपकी 3 जनवरी 2021 या उसके बाद की बनी होनी चाहिए। ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। जो कैंडिडेट्स एम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपनी OBC और EWS सर्टिफिकेट पे को आप ध्यान से देख लें किस डेट की बनी हुई है, नहीं बनी हुई है यदि उस डेट में, तो आप उसके हिसाब से अपनी सर्टिफिकेट को बनवाने की कोशिश करें, बनवा लें, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब जो कुछ मेजर चेंजेस थे इस साल के काउंसलिंग में जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। बाकी इस पर मैं आगे भी जो है डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड जैसे काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ती है वो मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप तब तक मेडिकल मंत्रालय के चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कुछ और सी बातें हैं जैसे मैंने बताया कि अलग अलग चैप्टर्स हैं सारे काउंसलिंग के लिए और एनेक्सर्स भी हैं। तो एम्स के लिए एनेक्सर 6 है, ESIC के लिए एनेक्सर 7 है, BSc नर्सिंग के लिए एनेक्सर 11, ऐसे बहुत सारे एनेक्सर्स हैं। उन सारे एनेक्सर्स को भी आप ध्यान से पढ़ें। अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल दिस थिंग आप एनेक्सर्स को भी पढ़ें। फिर मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।